ऑनेस्टली इस मूवी को देखने के बाद आप शादी करने से डरेंगे। मेरा दिमाग तो चीख चीख के कह रहा था कि मैं गलती से भी ऐसी लड़की से ना मिलूं। आई नो बहुत सारे लोग इस मूवी को एक्सप्लेन किए होंगे, बट डेफिनेटली किसी ने आपको डराया नहीं होगा। सो लेट मी जस्ट डू दैट पार्ट by telling you the real story at the end of this video। और इस कहानी की शुरुआत होती है कुछ शब्द के साथ, जहाँ पर एक हस्बैंड अपनी वाइफ का सर सहलाते हुए सोच रहा होता है कि काश मैं ये सर खोल के तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है ये देख पाता, क्योंकि दुनिया का हर एक हस्बैंड अपनी वाइफ से यही जानना चाहता है कि उसकी वाइफ के दिमाग में चल क्या रहा है। और सच में इस मूवी के एंड में आप भी इस सेंटेंस से रिलेट कर पाएंगे। ये कहानी है दो जीनियस की जो कि शब्दों की एक अलग ही दुनिया बनाते हैं, और इन दोनों का नाम होता है एमी एंड निक। इन दोनों की मुलाकात एक पार्टी में होती है, जहाँ पर निक पहली बार एमी से मिलता है और अपने बारे में बिना बताए बातें करना शुरू कर देता है, और इनकी बातें बस चलती ही रहती है, इसी तरह से चलती ही रहती है। और एमी अपनी डायरी में लिखती है कि निक ने उसे कब किस किया और कब पहली बार वो फिजिकल हुए, और ऐसी ही और भी बहुत सारी बातें। ये दोनों ही राइटर्स थे, इसलिए इनकी बातें उतनी ही इंटरेस्टिंग होती थी जितनी इंटरेस्टिंग इनकी लाइफस्टाइल। एमी की कुछ वियर्ड फैंटेसीज थी, इसलिए वो निक के साथ लाइब्रेरी में ही शुरू हो जाया करती थी। इनके रिलेशन में किसी बात की कोई कमी नहीं थी, दोनों ही फेमस थे, फाइनेंशियली स्टेबल और सबके चहेते, इसलिए इन दोनों ने 3 साल की डेटिंग के बाद शादी कर ली। और 5 साल की अच्छी खासी शादी के बाद एमी एक दिन अचानक से गायब हो जाती है अपने घर से। और उस घर में अगर कोई चीज अजीब होती है तो वो होता है कांच का ये टूटा हुआ टेबल, जिसे देखकर निक जोर से चीखता है और कॉल करता है पुलिस को। स्टार्टिंग में ये केस एक सिंपल से किडनैपिंग का मामला लगता है, क्योंकि कोई भी कीमती चीज गायब नहीं होती उस घर से। बट जब पुलिस वहाँ पर आती है तो कुछ जगहों पर उन्हें खून के निशान मिलते हैं, और जल्दी ही उस घर को क्राइम सीन मानकर उसे सील कर दिया जाता है। इसलिए निक अपने सिस्टर के घर जाता है, जो कि उससे एक ही सवाल पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। सुबह जब वो उसके बार में आया था तब वो थोड़ा सा उदास था, और अब ये सब मार्केट इस पर डायरेक्टली एक तरह से एमी को गायब करने का आरोप नहीं लगाते, बट उससे क्यूरियोसिटी जरूर होती है ये सब के बारे में जानने का। इसलिए वो उसे कहती है कि अगर ऐसी कोई बात है तो वो उसे सच बताए, उसे कुछ भी ना छुपाए। बट निक उसे कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो यहाँ पर चैन से रहना चाहता है, इसलिए कम से कम वो उससे यहाँ पर तो कुछ भी ना पूछे। तो वहीं पुलिस की जब फॉरेंसिक टीम उस घर में जाती है तो उन्हें वो खून के निशान कुछ ज्यादा ही बड़े लगते हैं, इसलिए वो ल्यूमिनस लाइट की बात करते हैं ताकि वो खून के और भी निशान ढूंढ सके। और इनकी बाकी के इन्वेस्टिगेशन से इन्हें पता चलता है कि ये घर, गाड़ी, यहाँ तक कि घर का सारा खर्चा एमी के नाम पर है। इवन कि निक की बहन का बार भी एमी के नाम पर होता है, जो कि एक ऑफिसर के हिसाब से थोड़ा सा वियर्ड होता है, क्योंकि ये सब मोस्टली हस्बैंड के नाम पर होता है, ना कि वाइफ के नाम पर। साथ ही इन्हें इस घर में एक एनवेलप मिलता है जिस पर लिखा होता है क्लू नंबर 1, जिसके बारे में जानने के लिए निक को बुलाया जाता है थाने, जो कि उसे देखकर बताता है कि उसकी वाइफ हर साल ये सब उनकी एनिवर्सरी पर किया करती है। इसलिए ये ऑफिसर उस एनवेलप को ओपन करने के लिए कहती है, जिसमें होता है एक पजल, और उस पजल को सॉल्व करने के लिए निक सेम उसी घर में एक बार फिर से जाता है, जहाँ पर अपने ऑफिस को ओपन करने पर इन्हें मिलता है सेकंड क्लू, जिसे ओपन करने पर इन्हें मिलता है एक और पजल, और साथ ही उसी रूम में एक रेड अंडरवियर भी मिलती है, जो कि शायद इसी की वाइफ में रखी होगी एज अ पार्ट ऑफ एनिवर्सरी सरप्राइज, बट कांट से इट फॉर श्योर। और रही बात उस दूसरे क्लू की, तो निक इसे भी बड़ी ही आसानी से समझ जाता है, बट डिटेक्टिव को वो झूठ बोलता है कि उसे कुछ भी पता नहीं इसके बारे में। और यहाँ से निकलकर वो सीधा जाता है ठीक अपने डैड के घर पर, क्योंकि वो क्लू उसे वहाँ तक लेकर जाती है। और उसके एंटर करते ही वहाँ का अलार्म बजने लगता है, जिसे बंद करने के लिए जब ये उसमें पिन एंटर करता है तो वो गलत होती है, और 2 बार पिन एंटर करने पर वो अलार्म और भी ज्यादा शोर मचाने लगती है, जिसे पुलिस सीधा कॉल करते हैं उसी घर में। और उसके बाद करते करते पुलिस वहाँ पर आ भी जाती है उस जगह की छानबीन करने के लिए। इसलिए निक उस तीसरे क्लू को अपने पॉकेट में छुपा लेता है, इससे पहले कि पुलिस उसे ढूंढे। और जो ऑफिसर उस घर में आती है वो होती है ये डिटेक्टिव, जो कि ऑफ कोर्स इसका पीछा कर रही होती है, और ये भी सेम उस पजल के बेस पर आई होती है उस घर में, जो कि जब इससे पजल के बारे में पूछती है तो ये कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। और निक यहाँ पर उसे तीसरे पजल के बारे में भी
कुछ भी नहीं बताता। मैं इस पजल को पढ़ के बताता, बट हम में से किसी को भी ये पजल समझ में नहीं आएगी, इसलिए इसे सॉल्व करने की सारी जिम्मेदारी हम निक पर ही छोड़ देते हैं। अब एक तरफ जहाँ पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, तो वहीं एमी के पेरेंट्स उसके लिए सर्च अभियान चलाते हैं, जिसमें सभी तरह के लोग पार्ट लेते हैं, स्पेशली एमी के फैंस। और एक दिन इस डिटेक्टिव को एक लेडी खुद के बारे में बताते हुए कहती है कि वो एमी की बेस्ट फ्रेंड है और उससे बात करना चाहती है उसके बारे में, जबकि निक का कहना होता है कि एमी का कोई भी फ्रेंड या रिलेटिव नहीं था उस शहर में। और इसलिए डिटेक्टिव निक से उस लेडी के बारे में पूछती है, जो कि उसे जानने से ही मना कर देता है कि वो एक दूसरे को हाय हेलो जरूर कहते होंगे, बट बेस्ट फ्रेंड तो हो ही नहीं सकते। और साथ ही उस गेट टुगेदर में एक अननोन पर्सन भी आया होता है, जो कि कुछ देर बाद किसी से भी मिले बिना ही निकल जाता है वहाँ से। और इसलिए शायद निक को ये बात थोड़ी सी सस्पिशियस लगती है और इसलिए ये उसका पीछा करने लगता है, बट जब तक ये उससे मिलता तब तक वो गायब ही हो जाता है वहाँ से। और इसके बाहर निकलते ही एक लेडी बेवजह ही इससे चिपकना शुरू कर देती है और इसके साथ जबरदस्ती सेल्फी लेने लगती है, जिसे जब निक डिलीट करने के लिए कहता है तो वो तो अपना रंग ही बदल देती है पूरी तरह से। और ये फोटो निक की मुश्किलें कितनी बढ़ाएंगी ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अभी के लिए तो बस हर तरफ सर्च और इन्वेस्टिगेशन ही चल रही होती है, जिससे सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान होता है तो वो पर्सन होती है निक की बहन मार्गरेट, जो कि अपने भाई को इन सब में उलझा हुआ देखकर काफी ज्यादा परेशान होती है और विश करती है कि काश वो सब फिर से 12 साल के बच्चे बन जाए, जब उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, और अगर कोई प्रॉब्लम आती भी थी तो उनकी मॉम हमेशा ही उसे सॉल्व कर देती थी। और ठीक यहीं पर हमें पता चलता है कि जब निक की मॉम को ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो उसकी देखभाल करने के लिए निक एमी के साथ न्यूयॉर्क आ गया। और इस बात से एमी थोड़ी सी नाराज होती है, क्योंकि निक ने उसकी मर्जी जानने की कोशिश तक नहीं की होती है, लाइक वो न्यूयॉर्क जाना चाहती भी है या नहीं। और ये सारी बातें उसने अपनी डायरी में लिखी होती है, जो कि आगे चलकर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी के लिए एमी को गायब हुए 3 दिन हो गए होते हैं और रात के 11 बजे कोई निक को मैसेज करता है कि वो घर के बाहर है, जिसे देखकर निक थोड़ा सा घबरा जाता है और दबे पैर बिना आवाज किए दरवाजा खोलता है, जिसके ऐसा करते ही एक लेडी सीधा एंटर करती है उस घर में और इसे बुरी तरह से किस करना चालू कर देती है। दरअसल ये लड़की होती है एंडी, निक की एक स्टूडेंट, जो कि निक को पसंद करती है। एंड ऑलमोस्ट 1.5 साल से ये इसी तरह से छुप छुप कर ये सब कुछ कर रहे होते हैं। सिंपल शब्दों में समझें तो निक का इसके साथ फिजिकल रिलेशन होता है और हो सकता है कि एमी के गायब होने के पीछे इन दोनों का ही हाथ हो। तो वहीं साइड बाय साइड एमी की डायरी वाली कहानी भी चल रही होती है, जिसमें एमी अब मोस्टली नेगेटिव बातें लिखती है निक के लिए, जैसे कि वो उसे टाइम नहीं देता, वो बदल गया है, सिर्फ उसे सेक्स टॉय की तरह यूज करता है और इसी तरह की और भी बहुत सारी बातें। और कुछ बातों को लेकर वो लिखती है कि उसका रिलेशनशिप टूटने के कगार पर है और उसे निक से डर लगने लगा है कि शायद वो उसे एक दिन मार डालेगा। इसलिए वो एक दिन इस रिश्ते में फिर से जान भरने के लिए एक बच्चे की मांग करती है कि अगर वो एक बच्चा पैदा करेंगे तो शायद उनके बीच की दूरियां कम हो जाएं। और इस बात पर निक गुस्सा हो जाता है और इस पर फिजिकल असॉल्ट करता है। और ये सारी बातें एमी ने अपनी डायरी पर लिखी होती है कि उस दिन के बाद से उसे डर लगने लगा कि उसका हस्बैंड उसे जान से ही मारना चाहता है। और ये सारी बातें कितनी सच है ये तो हमें आगे ही जानने को मिलेगा। अभी के लिए ये डिटेक्टिव एक खबरी से मिलने जाती है, जो कि शायद एमी के बारे में कुछ जानता हो, जो कि इन्हें बताता है कि वो इसके पास एक गन खरीदने के लिए आए थे, ये कहते हुए कि उसे वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए चाहिए कोई ऐसी गन जो कि छोटी हो, जिसे वो हमेशा ही अपने पास रख सके। और ये सारी बातें भी एमी ने अपनी डायरी में लिखी होती है कि उसे लगता है कि उसका हस्बैंड उसे कभी भी मार डालेगा, इसलिए उसे खुद को बचाने के लिए एक गन चाहिए। और सीन जब निक की तरफ शिफ्ट होती है तो वो अपनी बहन के उठने से पहले उस लड़की को जाने के लिए कहता है, जिसे किस करते हुए देख लेती है उसकी बहन और उस पर काफी भड़कती है इन सब को लेकर, क्योंकि वो उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर रही थी कि उसका भाई उससे कभी भी झूठ नहीं बोलेगा और वो उसी के घर में उसी के नाक के नीचे ये सब कर रहा था। इसलिए निक उसे सब कुछ बताता है कि उसकी वाइफ के साथ उसका रिलेशन ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए वो उसे छुटकारा पाने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। यहाँ तक कि वो एमी को डिवोर्स भी देना चाहता था, बट इससे पहले वो ऐसा करता एमी गायब भी हो गई। और कुछ देर बाद जब ये टीवी ऑन करते हैं तो इसके साथ खिंचवाए गए उस फोटो को लेकर इसका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा होता है कि उसकी वाइफ 3 दिन से गायब है और वो इस तरह से स्माइल करते हुए सबके साथ फोटो खिंचवाता फिर रहा है। एक तरह से तो ये न्यूज में पूरी तरह से बदनाम होता है, बट एक लॉयर अभी भी निक को डिफेंड कर रहा होता है, जिसका नाम होता है टैनर बोल्ट, जो कि देश का एक जाना माना प्रोसिक्यूटर होता है। तो वहीं पुलिस को फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलती है कि किचन का फ्लोर पूरी तरह से खून से भरा था, जिसे किसी ने साफ करने की कोशिश की थी।
एंड ऑफ कोर्स एमी गायब होती है तो उसका शक सीधा निक पर किया जाता है, जो कि गया होता है सभी वॉलंटियर्स का हौसला बढ़ाने। और जैसे ही ये स्पीच देने लगता है तो मिसेस नियोल हॉथवेन इस पर चीखने चिल्लाने लगती है कि उसने अपनी वाइफ के साथ क्या किया। और ये वही लेडी होती है जो कि एमी को अपना बेस्ट फ्रेंड बता रही थी। और जैसे ही ये कहती है कि निक ने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को मारा है तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि निक खुद भी। और सबको खुद की तरफ घूरता हुआ देखकर इसके दिमाग में सिर्फ यहाँ से भागने का रास्ता आता है, जिसमें इसकी मदद पुलिस भी करती है। बट जल्दी ही वो लोग भी आते हैं इससे पूछने कि वो क्या छुपा रहा है, क्योंकि उसके घर के किचन में ब्लड के ट्रेसेस मिले होते हैं और वो खून होता है एमी का। जबकि निक कह रहा होता है कि वो कुछ भी नहीं जानता और उसने कुछ भी नहीं किया अपनी वाइफ के साथ। बट पुलिस इसकी बातों पर अब और विश्वास नहीं करती और इस पर सवालों की बौछार किया जा रही होती है। इसलिए निक उन सबको बाहर जाने के लिए कहता है कि वो अपनी लॉयर के बिना उनसे बात नहीं करेगा। और आपको बता दूं कि किसी भी देश की पुलिस किसी भी पर्सन को बिना वारंट के पूछताछ नहीं कर सकती। और बाकी आपकी मर्जी है कि आप पुलिस के क्वेश्चन का जवाब देना चाहते हैं तो, नहीं तो ये आपका बेसिक राइट है कि आप अपने राइट टू साइलेंस का यूज करें, जो कि हर देश की गवर्नमेंट अपने जनता को देती है। और अपने लॉयर के बिना आपको पुलिस से डायरेक्टली बात भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग आपकी हर एक कही हुई बात को आप ही के अगेंस्ट पेश कर सकते हैं। नाउ बैक टू दिस स्टोरी। ये पुलिस के क्वेश्चन से तो बच जाता है, बट अपनी बहन के क्वेश्चन को इसे आंसर करना ही पड़ता है, जिसमें ये बताता है कि एमी प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसके लिए जब उसने उससे बात की थी तो वो हमेशा ही उससे दूर भागती थी। यहाँ तक कि ये टेस्ट बेबी के लिए भी रेडी था, जिसके लिए इसने अपना स्पर्म भी डोनेट किया था। बट एमी उसके लिए भी रेडी नहीं थी, इसलिए डॉक्टर्स ने उसके सैंपल को रिजेक्ट करने का एक नोटिस भेजा था, जो कि इसने अपनी वाइफ एमी को दिया था कि अगर वो बच्चा चाहती है तो वो डॉक्टर्स के पास जाए। बट उसने उस नोटिस को डस्टबिन में फेंक दिया था और यही नोटिस निक अपनी बहन को दिखाता है एज अ सबूत। इसलिए इसके हिसाब से वो प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती। बट इस बात पर मार्गरेट अभी भी पूरी तरह से यकीन नहीं करती, क्योंकि ये अभी भी सारी बातें उसे सच नहीं बताता और इसलिए ये निकल जाती है यहाँ से। और इसलिए निक के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है उस पजल को सॉल्व करना, जो कि एमी ने इसके लिए छोड़ा था। और साथ ही पुलिस भी उस सेकंड पजल के बेस पर एक बार फिर से जाती है निक के डैड के घर और हर एक चीज को बड़े ही ध्यान से देखने लगती है, जिससे इन्हें मिलती है एमी की डायरी, जिसे थोड़ी बहुत जलाने की कोशिश की गई होती है। तो वही निक भी उस तीसरे पजल को सॉल्व करके एक स्टोर रूम को ओपन करता है, जिसमें ढेर सारे सामान भरे पड़े होते हैं, जो कि किसी ने इसके नाम पर खरीद के रखे होते हैं वहाँ पर। और इसीलिए इसके क्रेडिट कार्ड में ऑलमोस्ट $1.5 लाख का कर्ज होता है। साथ ही इसे फंसाने के लिए किसी ने एमी के नाम पर $1 मिलियन का इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले रखी होती है, ताकि ऐसा लगे कि ये सब निक कर रहा है, ताकि एमी के मरने के बाद वो सारे पैसे उसे मिले। जिसे सवाल आता है कि इतनी बड़ी प्लानिंग करने के पीछे किसका दिमाग काम कर रहा है। अभी के लिए निक के लिए तो इससे भी जरूरी काम होता है अपनी बहन का विश्वास जीतना, जिसके लिए वो उसे ये सब कुछ दिखाता है, जो कि सब कुछ समझ जाती है कि कोई इसे इंटेंशनली ये सब कुछ फंसाने के लिए कर रहा है। साथ ही उसी रूम में इन्हें एक गिफ्ट बॉक्स भी मिलता है, जिसे ओपन करने पर उसमें कुछ वुडन डॉल्स मिलते हैं। और उन वुडन डॉल्स की कहानी कुछ इस तरह से होती है कि एक हस्बैंड अपने वाइफ के प्रेग्नेंट होने पर उसे पीट पीट कर मार डालता है। और इन डॉल्स का यहाँ पर मिलना एक तरह से ये साबित करता है कि निक वो हस्बैंड है जो कि अपने वाइफ के प्रेग्नेंट होने पर उसे पीट पीट कर मार डाला। और इसे इतनी बुरी तरह से फंसाने वाली होती है खुद इसकी वाइफ एमी, जो कि एक परफेक्ट प्लान बनाती है निक को अपनी मौत के झूठे आरोप में फंसाकर उसे सलाखों के पीछे भेजने का, जिसके लिए ये सबसे पहले अपनी नेबर नियोल वॉरहाउस से दोस्ती करती है और फिर उसके कान भरने लगती है अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कि वो उसे मारना चाहता है और वो किस तरह से उसे धमकाता है, डराता है। और उसके बाद वो खुद को प्रेग्नेंट बताकर सभी प्रेग्नेंट वुमेन के साथ घुलना मिलना शुरू कर देती है और फिर उन्हें अपने घर पे बुलाती है इंटेंशनली। और एक दिन अपने घर के टॉयलेट को खराब करके एक वुमन को इतना नींबू पानी पिलाती है कि उसे पेशाब करने के लिए जाना ही पड़ता है। और सेम उसी टॉयलेट को कलेक्ट करके वो अपने पास रख लेती है ताकि पुलिस को वो मिले एज अ सबूत। और लो अब ये बन गए बिना मेहनत के प्रेग्नेंट। और अब बस इसे निक को फंसाना होता है, इसलिए ये उसके नाम पर एक क्रेडिट कार्ड खरीदती है और बेवजह की अनाप शनाप चीजें खरीदना शुरू कर देती है, स्पेशली वो चीजें जो कि निक को पसंद होती है, जैसे कि एक गोल्फ स्टिक, एक रोबोट डॉग और इसी तरह के और भी बहुत सारी चीजें, ताकि
पुलिस को ऐसा लगे कि ये खर्च करने का शौकीन है और उसे बिना बताए ही वो अपने इंश्योरेंस के पेपर पर साइन भी करवा लेती है ताकि पुलिस को ऐसा लगे कि ये सब उसने इंश्योरेंस पाने के लिए किया। और जब सारे सबूत 100% रेडी हो जाते हैं तो ये फाइनली अपना गेम कार्ड प्ले करती है और एक फेक डायरी लिखती है अपने और अपने हस्बैंड के बारे में, जिसमें ये स्टार्टिंग में तो अपने हस्बैंड के बारे में सब कुछ सच सच लिखती है और फिर बाद में वो उसमें झूठ भरना शुरू कर देती है कि कैसे वो उसे मारना चाहता है और कैसे वो उसका मेंटल और फिजिकल अब्यूज कर रहा है। और जब सारे सबूत पूरी तरह से रेडी हो जाती है तो ये अपना फाइनल प्लान एग्जीक्यूट करती है उस टेबल को तोड़कर और बाकी के सारे सामानों को वो वैसे ही रख देती है ताकि ऐसा लगे कि ये सब निक ने किया है। और फिर ये अपने हाथ से खून निकालकर उसे फर्श पर फैला देती है ताकि पुलिस को ऐसा लगे कि निक ने उसे मारा है और उसकी बॉडी को काट कर वो कहीं पर उसे फेंक दिया। एंड ऑफ कोर्स ये खुद उस खून को साफ भी करती है थोड़ी बहुत जगहों को छोड़कर, क्योंकि इसे पुलिस के लिए सबूत जो छोड़ना होता है। और ये सब वो इसलिए कर रही होती है क्योंकि इसने निक को उस लड़की के साथ देख लिया होता है और इसे चाहिए होता है एक बदला, एक ऐसा बदला जिसे निक कभी भी भुला न सके। और इसीलिए इसने उस फेक डायरी को एक ऐसी जगह पर छुपाया होता है जो कि सिर्फ पुलिस को ही मिले और एग्जैक्टली पुलिस उसी के बेस पर निक पर शक भी करने लगती है। यहाँ तक कि इसका प्लान खुद को मारने का भी होता है, जिसके लिए ये खुद को नुकसान पहुँचाती है ताकि जब पुलिस को उसकी डेड बॉडी मिले तो उन्हें उस पर चोट के निशान साफ साफ दिख जाए। और इसका प्लान होता है कुछ दिनों बाद समुद्र में खुद कर सुसाइड करना ताकि शार्क उसकी बॉडी को आधा अधूरा खा ले, क्योंकि ऐसा करने पर ही ये बात साबित होगी कि एमी को निक नहीं मारा है और उसकी बॉडी को छुपाने के लिए उसे उसने काट कर समुद्र में फेंक दिया। अब एक तरफ जहाँ पर निक बुरी तरह से फंस चुका होता है इस केस में, तो वहीं एमी किसी जगह पर जाकर एक अननोन नाम के साथ रहने लगती है जब तक कि उसके मरने का दिन नहीं आता। तो वहीं निक खुद को बचाने के लिए इस टनर बोल्ट को अपना लॉयर चुनता है, जो कि उससे हर एक बात सच सच जानने के बाद मीडिया में एंडी नाम की उस लड़की के बारे में बताने के लिए कहता है ताकि ऐसा करके वो लोगों की सिंपैथी गेन कर सके। और ये उसे फुल्ली प्रिपेयर करता है एक टॉप क्लास स्पीच देने के लिए ताकि जनता उसकी बातों को सुनकर इमोशनल हो जाए। बट इससे पहले ये ऐसा कर पाते एंडी खुद मीडिया में आकर वो सारी बातें कह देती है, जिससे ना सिर्फ अब ये अपनी वाइफ का कातिल होता है बल्कि सबको एक वैलिड रीजन भी मिल जाता है ये सब कुछ कहने का। इसलिए निक एबीसी न्यूज की उस एंकर को बुलाती है इंटरव्यू देने के लिए, जो कि इसके खिलाफ अब तक जहर उगल रही थी। और इसलिए टनर इसे वार्न भी करता है कि वो उसे कच्चा ही चबा जाएगी, बट फिर भी निक इंटरव्यू देता है क्योंकि इसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता। और वो इंटरव्यू इतना बेस्ट होता है कि जो लोग इससे नफरत कर रहे थे वो अब इस पर सिंपैथी करने लगते हैं। और यही सारी न्यूज जब एमी सुनती है तो इसे लगता है कि उसका प्लान अब काम नहीं आएगा, इसलिए ये मरने के प्लान को कैंसिल कर देती है और उस जगह से निकलने का प्लान बनाती है इससे पहले कि कोई उसे उस जगह पर पहचान ले। बट जिस रात ये निकलने वाली होती है ठीक उसी रात कुछ लोग इसके रूम में घुस जाते हैं, जो कि ये बात बड़ी अच्छे से जानते होते हैं कि उसके पास ढेर सारे पैसे हैं और ये बात भी कि ये किसी से छुपती आ रही है, इसलिए ये पुलिस को तो कॉल नहीं करेगी। और इसी बात को फायदा उठाकर ये उसके सारे पैसे लूटकर भाग जाते हैं वहाँ से, जिससे इसके पास बस कुछ चिल्लर बच जाते हैं कॉल करने के लिए, जिसका यूज करके ये कॉल करती है स्कूल के एक फ्रेंड को जिस पर इसने 8 साल पहले खुद पर सेक्सुअल असॉल्ट करने का आरोप लगाया था। और ना सिर्फ उस पर बल्कि इसने अपने पिछले बॉयफ्रेंड पर भी ये सारे आरोप लगाए थे, जो कि निक को बता रहा होता है कि एमी एक साइको से भी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि उसने उसे रेप केस में फंसाने के लिए उसके साथ रफ सेक्स किया जैसे कि उसे ये सब कुछ करने में मजा आ रहा हो। और जब सुबह उसकी आंख खुली तो पुलिस उसके दरवाजे पर थी उसके खिलाफ रेप केस का अरेस्ट वारंट लिए। बट ये बंदा अभी भी उसकी हेल्प करने के लिए आगे आता है क्योंकि ये उसे स्कूल टाइम से पसंद करता है और उसकी सारी गलतियों को भुलाकर ये उसे एक और मौका देता है खुद के पास आने का और उसे अपने आलीशान घर में लेकर जाता है, जहाँ पर उसने एमी के पसंद के कपड़े, खाने, बिस्तर, यहाँ तक के टाइल्स भी उसी के पसंद के लगवाए होती है। यहाँ तक कि घर के हर एग्जिट में सीसीटीवी कैमरास भी, ताकि कोई भी घर के अंदर आ ही न सके। ये एक तरह से उसे रानी की तरह रखना चाहता है अपने घर में, बट इसके तो कुछ और ही प्लान होते हैं। और ऑलमोस्ट 1 महीने बाद ये उसके ऐशो आराम से पक जाती है और उसे भी फंसाने का प्लान बनाती है, जिसके लिए ये सबसे पहले उसे किस करने के बहाने उसके होठों पर काट लेती है और कपड़ों और बालों को खराब कर देती है ताकि कैमरा में उसका जफ लुक कैद हो जाए। और उसके काम में जाने के बाद ये अपने कपड़ों पर रेड वाइन लगाती है और सीधा गेट की तरफ भागती है कैमरा के सामने एक्टिंग करने, और ऐसी एक्टिंग करती है जैसे कि उसे वहाँ पर कैद करके रखा गया हो और उसके हर दिन सेक्सुअल अब्यूज किया जा रहा हो कि उसके कपड़ों पर अब भी खून के निशान है, जो कि असल में रेड वाइन होती है ना कि खून। बट इसे तो ये सब कुछ रेप दिखाना होता है, इसलिए ये एक वाइन की बोतल को ओपन करके उसे अपने वजाइना में डालती है और उसे रफली हिलाने
आने लगती है ताकि ऐसा लगे कि सच में उसके साथ रेप हुआ है। और उस पर्सन के घर वापस आने पर ये एक लास्ट चाल चलती है उस पर्सन को खुद के साथ सेक्स करने के लिए फोर्स कर क्योंकि इसी अपने वजाइना के अंदर उसका स्पर्म चाहिए होता है इन सब को 100% रेप के साबित करने के लिए। और जैसे ही उसे लगता है कि उसका काम हो गया तो वो उसका गर्दन काट देती है एक नाइफ से। कम्प्लीटली हॉरिफाइंग सीन होता है उन दोनों को इस तरह से खून में लथपथ देखना। और सेम उसी तरह से खून में लथपथ होकर ये अपने हस्बैंड के पास जाती है और मीडिया के सामने ये बेहोश होने का नाटक करती है। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है हॉस्पिटल की तरफ, जहाँ पर पुलिस उससे पूछताछ कर रही होती है इन्हीं सब के बारे में, क्योंकि अब तक जो सबूत उन्हें मिले होते हैं वो सब उसके हस्बैंड निक के अगेंस्ट होते हैं, जबकि इसके हिसाब से वो पर्सन उसको 1 महीने तक बेड पर बांधकर उसका रेप कर रहा था। और ये बात डॉक्टर्स कंफर्म भी करते हैं कि उसके साथ रेप हुआ है, जबकि निक दूर बैठा बड़बड़ा रहा होता है कि अगर उसे बेड से बांध कर रखा गया था तो उसके हाथ में क्या नाइफ उड़ कर आया। और ऐसे ही और भी क्वेश्चन जब ये ऑफिसर भी पूछने लगती है तो ये उसका ठीक जवाब नहीं देती। और इस केस को जल्दी ही क्लोज कर दिया जाता है कि डेजी कॉलिंग्स ने एमी की किडनैपिंग की और उसके हस्बैंड को इन सब में फंसाने की कोशिश किया और अब तक वो एमी का रेप कर रहा था और एमी उससे ब्रेवरी के साथ लड़ी एंड नाउ शी इज सेफ एंड अलाइव। बट निक जानता होता है कि सच क्या है, इसलिए ये डर रहा होता है अपने घर जाने से, क्योंकि जो औरत किसी को इतनी आसानी से मार सकती है वो उसे भी मारने से पहले ज्यादा नहीं सोचेगी। बट ये लोग भी अपने हाथ खड़े कर देते हैं क्योंकि ये उसकी अब और हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि ये केस ऑलरेडी FBI के पास चली गई होती है जो कि अब बंद हो चुकी होती है। इसलिए निक एमी को सच बताने के लिए कहता है, नहीं तो वो उसके साथ नहीं रहेगा, जो कि उसे सच बताने के लिए अपने साथ बाथरूम में आने के लिए कहती है पूरी तरह से नेकेड, ताकि ये उसकी बातों को रिकॉर्ड न कर सके। और शावर को ऑन करके ये उसे सच बताती है ताकि पानी की आवाज में उनकी बातें बाथरूम से बाहर न जाए। एंड ऑफ कोर्स निक ये सब सुनकर बुरी तरह से डर जाता है, इसलिए ये उससे दूर एक अलग ही रूम में सोता है कई हफ्तों तक। और 5-6 हफ्ते बीत जाने के बाद भी ये खुद को कन्विंस नहीं कर पाता उस साइको के साथ एक ही घर में रहने के लिए, और दुनिया के सामने उसे एक हैप्पी कपल होने का ड्रामा करना पड़ता है सो अलग। और कुछ टाइम और बीतने के बाद एमी प्रेग्नेंट हो जाती है, पता नहीं कैसे और किसके बच्चे से, बट वो हो जाती है, जिसके लिए निक साफ साफ मना कर देता है कि वो उसका बच्चा नहीं है और ना ही वो कभी उसे अपनाएगा, और अगर उसने उसे जन्म दिया तो वो उसे डिवोर्स दे देगा। जिसके लिए ये उसे डराती है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो वो उस बच्चे के दिमाग में इतना जहर भर देगी कि वो पूरी जिंदगी उसे बस कोसता ही रहेगा, और उसे मजबूर करती है खुद के साथ उस नाजायज बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए, जो कि मजबूरन निक करता है, और ये स्टोरी हो जाती है खत्म। और अब बात कर लेते हैं ओरिजिनल स्टोरी पर, जो कि मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। दरअसल ये मूवी इंस्पायर्ड है द लेसी पीटरसन मिसिंग केस पर, और उनकी स्टोरी भी एग्जैक्टली सेम है, बस यहाँ पर वो वुमन समुद्र में कूदकर सुसाइड कर लेती है, जिससे पहले दिन कुछ लोगों को एक नवजात बच्चे की डेड बॉडी मिलती है समुद्र में, और उसके ठीक दूसरे दिन लेसी के शरीर के कुछ टुकड़े जो कि लहरों के साथ बहकर किनारे पर आए होते हैं, जो कि बाद में DNA टेस्ट से कंफर्म हो जाते हैं। और रही बात इस केस की, तो इस केस में स्कॉट पीटरसन को लेसी पीटरसन की मर्डर करने के लिए फांसी की सजा सुनाई जाती है, बट जब उसका लॉयर सबूत पेश करता है कि स्कॉट ने लेसी को नहीं मारा और उसके मरने का टाइम उसके गायब हुए टाइम से मैच नहीं करती, तो स्कॉट को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है फांसी की सजा से हटाकर, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सबूत होते हैं जिनके बेस पर स्कॉट ने अपने वाइफ को नहीं मारा होता, और उन्हीं के बेस पर उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। और अभी भी ये केस एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री की तरह लटका हुआ है, और इस केस की सारी डिटेल्स को ध्यान से पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, मैं लिंक ऐड कर दूंगा। साथ ही इसी केस पर एक मूवी भी बनी है जिसे आप YouTube पर देख सकते हैं, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आई नो ये स्टोरी थोड़ी सी लंबी थी, बट क्राइम स्टोरी को बिना डिटेल के एक्सप्लेन करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस स्टोरी। और इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर द लेटेस्ट वीडियोस, और कमेंट करके आप मुझे ऐसी ही मिस्टीरियस क्राइम मूवीज को सजेस्ट कर सकते हैं ताकि मैं उसे एक्सप्लेन करके आप सबको एंटरटेन कर सकूं। टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड।